हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रोसीजर की जिसका नाम है ईआरसीपी। ईआरसीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राम। अब ईआरसीपी की ज़रूरत किसको होती है, प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के क्या फ़ायदे हैं, क्या रिस्क हैं, ये जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग को अपना जो पित्त की थैली, पित्त की नली, बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, उनका थोड़ा एनाटमी और उनका थोड़ा फंक्शन समझना पड़ेगा। तो आज हम पहले फंक्शन की बात करेंगे कि आखिर बाइल बनता कहाँ है, बाइल का क्या फंक्शन है, बाइल कैसे हमारे लिवर से हमारे पेट में पहुँचता है, और अगर उस रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो वो क्यों हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। तो ये हमारा लिवर है। लिवर से ऐसे पित्त की नलियाँ निकलती हैं जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, और ये आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं, यहाँ पे डोडेनम के सेकंड हिस्से में, और ये जो इसकी ओपनिंग है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। लेकिन ये बाइल डक्ट ऐसे सिर्फ अकेला नहीं होता है, इसके ये राइट हेपेटिक डक्ट है, दाएं तरफ के लिवर से आ रहा है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, बाएं तरफ के लिवर से आ रहा है। ये मिलके बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट में जुड़ता है हमारा सिस्टिक डक्ट, जो हमारे गॉल ब्लैडर को लिवर बाइल डक्ट से जोड़ता है, और जहां सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट से जुड़ा उसके बाद ये बन गया कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट जाके डोडेनम में खुल जाता है। यहीं पे कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री के बगल में होता है हमारा पैंक्रियास या फिर अग्नाशय, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है जो आके यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर में खुलता है। तो पहले हम बात करेंगे कि बाइल क्या है, बाइल कहाँ बनता है। बाइल बनता है हमारे लिवर में। बाइल का जो मेन कंपोनेंट है वो है एक तो बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बनता है जब हमारे खून टूटता है, तो वो खून जब टूटता है उसका जो हीम टूटता है उससे बनता है बिलिरुबिन। लेकिन बिलिरुबिन शरीर में नहीं रह सकता परमानेंट, उसको निकलने की ज़रूरत है। तो जो बिलिरुबिन है वो हमारे लिवर में जो है कॉन्जुगेट होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद बाइल डक्ट्स के थ्रू बाइल में निकल जाता है। दूसरा जो बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम है कि वो जो हमारे खाने में चिकनाई होती है उसको पचाने में मदद करते हैं। कैसे? जो खाने में चिकनाई है वो तो सब तेल से बनी हुई है, और जो हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो पानी में काम करते हैं, और हम पता है कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता, तो उसको कैसे मिक्स करें। तो जो भी तेल वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बाइल सॉल्ट एक लेयर बनाते हैं जिससे इनकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं जिसको माइसील कहते हैं, और फिर इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर लेते हैं। तो जो बाइल है उसका मेन दो काम है। सबसे पहला शरीर से गंदगी को निकालना, जिसमें बिलिरुबिन भी इंक्लूडेड है, जिसमें कई सारे और वेस्ट टॉक्सिन्स भी इंक्लूडेड हैं, और दूसरा बाइल सॉल्ट्स को लिवर से इंटेस्टाइन में पहुंचाना ताकि जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो पच सकें। अब अगर बाइल के कंपोनेंट्स में कोई गड़बड़ी हो गई कि हमारा बाइल सॉल्ट्स का रेशो कोलेस्ट्रॉल के रेशो से जो है मिसमैच हो गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, ज़्यादा हो गया, और बाइल सॉल्ट कम हो गए, तो उससे हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन सकते हैं। और अगर हमारे बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उससे हमारे बाइल में बिलिरुबिनेट स्टोन्स बन सकते हैं। अच्छा, जब बाइल यहाँ लिवर में बनता है तो वो डायरेक्ट नली से यहाँ डोडेनम में नहीं आता है, पहले वो नली से इधर आएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होएगा। उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, उससे जो है ये गॉल ब्लैडर पिचकता है, और फिर जो बाइल है वो नीचे आके एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू डोडेनम में निकल जाता है। लेकिन अगर बाइल का जो कॉम्पोजिशन है वो गड़बड़ है, बाइल में बाइल सॉल्ट्स कम है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो फिर स्टोन्स बन सकते हैं। अगर हमारे गॉल ब्लैडर की जो चाल है वो ठीक से नहीं है, बाइल वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो फिर स्टोन्स बन सकते हैं। अगर हमारे ये नली की चाल ठीक नहीं है, वो जो है साइज में बढ़ रही है, तो भी स्टोन्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कारण है बाइल डक्ट में रुकावट होने का, जो है कि बाइल डक्ट्स में स्टोन्स बनना। ऐसे और क्या कारण है बाइल डक्ट में रुकावट होने के? अगर बाइल डक्ट की जो ये दीवार है ये मोटी हो गई या फिर ये सिकुड़ गई,
जो किसी भी कारण के हो सकता है, जो बार बार इन स्टोन्स के यहाँ से घिसने की वजह से हो सकता है, जो यहाँ पे जो पैंक्रियाज है उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, जो बाहर से किसी चीज के प्रेशर डालने की वजह से हो सकता है कि बाहर यहाँ पे गांठ बन गई है जो प्रेशर डाल रही है, जिसके वजह से बाइल डक्ट में रुकावट आ गई। तो बाइल डक्ट में रुकावट के 3 तरह के कारण हो सकते हैं, या तो अंदर कोई चीज हो जैसे कि स्टोन, या बाइल डक्ट की दीवार मोटी हो गई हो, बाइल डक्ट की दीवार सिकुड़ गई हो जिसे बोलते हैं स्ट्रिक्चर, या बाइल डक्ट को बाहर से कोई चीज कंप्रेस कर रही हो जैसे कि कोई मास। तो अगर बाइल डक्ट कंप्रेस हो रहा है या बाइल डक्ट में रुकावट आ गई तो इस चीज को बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि बाइल डक्ट से अब चीजें जो है बाइल बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इसके क्या लक्षण होंगे? जो बाइल है क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो जो बिलिरुबिन है वो वापस खून में चला जाता है, इसकी वजह से होता है पीलिया। और फिर जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो वापस खून में चले जाते हैं और फिर खून से सर्कुलेट होकर हमारी स्किन पे आते हैं जिसकी वजह से होती है खुजली। और तीसरा, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स नीचे इंटेस्टाइन में नहीं आ पाए तो चिकनाई वाली चीजें जो हैं वो पच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से जो पॉटी है उसका रंग जो है मिट्टी जैसा हो जाता है और थोड़ी सी चिकनी लैट्रिन आने लगती है। ये लक्षण है कि बाई आपका जो है पित्त की नली जो सीबीडी है उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो रहा है। अब ये जो सीबीडी की नली में अगर ब्लॉकेज हो गया तो ये एक प्रकार की इमरजेंसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉकेज हो जाए और बाइल यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होने लगे तो उसमें एक इन्फेक्शन की टेंडेंसी बन जाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से फिर हो सकता है पेट में दर्द और बुखार। ये जो ट्रायड है इसको चारकोच ट्रायड ऑफ कोलेंजाइटिस बोलते हैं, यानी कि पेट में दर्द, बुखार और जॉन्डिस। अगर ये 3 चीजें हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक इमरजेंसी हो सकती है जो एक्चुअली जानलेवा होती है और इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना है। इसी इन्फेक्शन को अगर हमने नज़रअंदाज कर दिया और बढ़ने दिया तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में सेप्सिस बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली इससे फिर आपका सांस में दिक्कत, बीपी लो होना, पेशाब आना बंद हो जाना, बेहोशी में जाना और अल्टीमेटली जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी अगर किसी मरीज को एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, तो वो एक इमरजेंसी है और उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे पहले तो हम मरीज को स्टेबलाइज करते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, बीपी लो है तो भाई उसके लिए फ्लूइड्स चढ़ाएंगे, बीपी ठीक करने की दवाई देंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद ये मेडिसिन कभी भी इस रुकावट को नहीं खोल सकते हैं। रुकावट को जो है हम खोलते हैं, उसको ओवरकम करते हैं ईआरसीपी से। तो ईआरसीपी क्या है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है हमारा ये खाने की नली है और खाने की नली से यहाँ से पेट जाता है और पेट से यहाँ से जो है छोटी आंत कंटिन्यू होती है, ये डोडेनम में आगे बाकी छोटी आंत होती है। तो हम जो है अपना जो एंडोस्कोप होता है उसको साइड व्यूइंग डोडेनोस्कोप बोलते हैं। उसको लेके हम अपने पेशेंट को बेहोशी में रखेंगे, पेशेंट के मुंह से अंदर जाएंगे, गले को पास करेंगे, खाने की नली को पेट को पास करेंगे और यहाँ पे पित्त की नली के मुंह पे आ जाएंगे एम्पुला ऑफ वेटर के सामने। फिर एक बार हम एम्पुला ऑफ वेटर के सामने आ गए, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो उसके बाद जो एम्पुला ऑफ वेटर के सामने हमारा यहाँ पे अब एंडोस्कोप आ गया ऐसे। तो हमें अपने एंडोस्कोप की स्क्रीन पे यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर दिख रहा है। अब जो है हम एम्पुला ऑफ वेटर से इस पित्त की नली के अंदर जाना चाहेंगे। तो हम इस पित्त की नली के अंदर ऐसे एक तार पास करते हैं और फिर उस तार के ऊपर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं जिससे हम पित्त की नली के को एक्सेस कर सकें। ये है ईआरसीपी का पहला स्टेप। अब इसमें जो आपको नोट करने की चीज़ है वो ये है कि हमारा एंडोस्कोप यहाँ है, पित्त की नली के मुंह के सामने एम्पुला ऑफ वेटर पे। हमारा एंडोस्कोप इस पित्त की नली के अंदर नहीं जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पित्त की नली के अंदर क्या चल रहा है? वो हमें ऐसे पता चलेगा
कि ईआरसीपी में दो इमेजिंग टेक्निक साथ में यूज होती हैं, एक है एंडोस्कोप और दूसरा है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी जो है एक रियल टाइम एक्सरे होता है जिससे हम देखते हैं कि ये जो गाइड वायर है, तार है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार हमारा गाइड वायर ऐसे चला गया पित्त की नली के अंदर, उसके बाद हम जो है फ्लोरोस्कोपी पे देखेंगे कि गाइड वायर सही गया है। उसके बाद थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, कॉन्ट्रास्ट से फिर हमें ये पूरी जो ट्यूब है वो दिखने लगती है अंदर से कि अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, अंदर कोई पत्थर तो नहीं है। कितने पत्थर हैं, पत्थर का क्या साइज है। नॉर्मली 10 मिलीमीटर से छोटे पत्थर जो होते हैं उनको हम एंडोस्कोप द्वारा निकाल लेते हैं, या तो बलून इस्तेमाल करके या फिर बास्केट इस्तेमाल करके। लेकिन अगर पत्थर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है या फिर अगर नीचे जो पित्त की नली है वो सिकुड़ी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो फिर पत्थर निकालना उतना आसान नहीं होता है। फिर हमें और मोडेलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे हम या तो पित्त की नली का साइज चौड़ा करें या फिर पत्थर को तोड़ें या फिर दोनों चीज़ें साथ में करें। एक बार पित्त की नली से पत्थर क्लियर हो गए, उसके बाद अगर मरीज को कोलेंजाइटिस है, मतलब जॉन्डिस भी है और फीवर भी है और पेट में दर्द भी है, तो उस टाइम पे हम पहले एक यहाँ पे स्टेंट डालेंगे। तो ये हमारी पित्त की नली ऐसे जाएगी और इसमें हम एक ऐसे स्टेंट डाल देंगे। स्टेंट जो है बहुत पतली सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है, 2 से 3 मिलीमीटर मोटाई की। इससे जो है ये पित्त की नली का रास्ता खुला रहता है और पित्त जो है नीचे आता रहता है। तो इससे हमारा जॉन्डिस जो है जल्दी कम होगा, पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलेगा। और एक बार जॉन्डिस खत्म हो जाए उसके बाद इस स्टेंट को निकाल दिया जाता है। ये हम लॉन्ग टर्म नहीं रखते हैं। अगर मरीज को कोलेंजाइटिस नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, जो पीलिया भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर स्टेंट डालना कंपलसरी नहीं है। अगर पित्त की नली पूरी साफ कर दी गई है तो स्टेंट नहीं डाला जाता है। अगर रुकावट का कारण कोई सिकुड़न है, स्ट्रक्चर है, तो भी हम स्टेंट डालते हैं, क्योंकि जो स्टेंट है वो सिकुड़न को खोल के रखेगा। अच्छा, अब ये है कि स्टेंट कौन कौन से प्रकार के आते हैं। तो 2 तरीके के स्टेंट होते हैं। एक होता है ये प्लास्टिक स्टेंट, जो या तो सिंगल पिक्टेल स्टेंट होते हैं जिनके आगे पीछे ऐसे गोल बना होता है, या फिर स्ट्रेट स्टेंट होते हैं। इनका साइज जो है 2 से 3 मिलीमीटर वेरी करता है, मैं डायमीटर की बात कर रही हूँ। और दूसरे होते हैं मेटल स्टेंट। जो मेटल स्टेंट होते हैं वो और मोटे होते हैं, उनका जो डायमीटर है वो 6 से 10 मिलीमीटर वेरी करता है, और वो जो है पित्त की नली को और लंबा खोल के रखते हैं। मेटल स्टेंट भी कई प्रकार के आते हैं, अनकवर्ड मेटल स्टेंट, कवर्ड मेटल स्टेंट। मेटल स्टेंट उन मरीजों को डाले जाते हैं जिनका अंदर या तो रुकावट बहुत टाइट हो और प्लास्टिक स्टेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, या फिर अगर अंदर कैंसर जैसी बीमारी हो और हमें पता है कि हमें एक परमानेंट सुझाव चाहिए, एक ऐसा स्टेंट चाहिए जो लंबे समय तक खुला रहेगा। तो ये जब एक बार स्टेंट पड़ जाए तो वो रास्ते को खोल के रखता है, पित्त नीचे आने लगता है, तो पेशेंट को सिम्टोमेटिकली बेटर लगता है। पेशेंट का पीलिया कम होता है, फीवर कम होता है, बुखार कम होता है, खुजली में रिलीफ मिलता है, एंड खाना बेटर डाइजेस्ट होने लगता है। अच्छा, अब बात करें कि रिस्क क्या है ईआरसीपी के। मेन ईआरसीपी के अगर रिस्क देखें तो 3 ही रिस्क हैं। सबसे पहले, जब हम यहाँ से कट करते हैं, एक रास्ता खोलते हैं, तो हमेशा यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग का रिस्क होता है। जो ब्लीडिंग होती है वो डॉक्टर के सामने होती है, एंड 99% केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा रिस्क, जब भी हम यहाँ से एम्पल ऑफ वेटर पे अपना वायर लेके अंदर जाते हैं तो बगल में जो पैंक्रियाज है उसमें सूजन आने का रिस्क होता है, जिसको पोस्ट ईआरसीपी पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। पोस्ट ईआरसीपी पैंक्रेटाइटिस लगभग 7 to 8% ईआरसीपीज में होता है, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। लेकिन पोस्ट ईआरसीपी पैंक्रेटाइटिस का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है जवान महिलाओं में एंड जिनको पीलिया ना हो। तो डॉक्टर हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन पोस्ट ईआरसीपी पैंक्रेटाइटिस अगर होता भी है तो यूजुअली दवाइयों से सेटल हो जाता है। थर्ड रिस्क होता है कि जब हम यहाँ पे अपना डाई डालते हैं तो कई बार डाई जाके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और गॉल ब्लैडर में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। ये लेस देन 5% केसेस में होता है और यूजुअली मामूली दवाइयों से ठीक भी हो जाता है, एंटीबायोटिक्स से।
तो ERCP कराने से ना डराएं। अगर आपको जो है अपने पित्त की नली में रुकावट है, डॉक्टर को मिले, एंड यही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब किसके लिए ये ट्रीटमेंट जो है उचित नहीं है? सबसे पहली चीज, अगर कोई इंसान हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, यानी किसी का अगर BP बहुत लो चल रहा है या फिर सांस बहुत तेज चल रही है और वो एंडोस्कोपी के लिए फिट नहीं है, तो वो ERCP के लिए भी फिट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को एक इमीडिएट ड्रेनेज की ज़रूरत है तो उनकी एक PTBD हो सकती है। PTBD मतलब कि हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट में कलीग है, रेडियोलॉजी के कलीग हैं, वो स्किन से यहाँ से एक वायर पास करके यहाँ से एक ट्यूब लगा देंगे, जिससे पित्त जो है यहाँ से बाहर आने लगेगा, तो एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है। और क्या ऑप्शन है अगर एंडोस्कोपी गाइडेड नहीं करना है? तो थर्ड ऑप्शन होता है सर्जिकल, कि अगर किसी पेशेंट को अपफ्रंट अपनी सर्जरी करानी हो रुकावट को ठीक कराने के लिए, या गॉल ब्लैडर का सर्जरी कराना है एंड CBD का सर्जरी साथ में कराना है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा सेकंड ऑप्शन रहता है। फर्स्ट ऑप्शन एंडोस्कोपी इसलिए रहता है क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है। चौथी चीज, स्पेशली जब किसी को जो रुकावट है वो अगर किसी स्ट्रक्चर की वजह से हो, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेशन ERCP से आपका पूरा काम बन जाए। ERCP में एक स्टेंट डालने से एक टेम्पररी सोल्यूशन तो मिल जाता है कि हमारा बाइल ऊपर से नीचे आने लगा, लेकिन वो जो नैरोइंग है, जो सुकड़न है, वो खुलेगी या नहीं खुलेगी, उसके लिए कई बार 3-3 महीने पे रिपीट ERCP करके देखना पड़ता है कि रास्ता खुला या नहीं खुला। तो ये है ERCP का प्रोसीजर। ये एंडोस्कोपिक गाइडेड होता है, इसमें ऊपर से कोई भी शरीर पे कट नहीं लगते हैं, और इसमें मरीज यूजुअली सेम डे या फिर अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर को छोटा भी नहीं समझना है, क्योंकि ये अपने आप में एक्चुअली एक सर्जरी के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।